जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का Su-30 MKI फाइटर जेट से सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल पूरा कर लिया है। ये मिसाइल DRDO और भारतीय इंडस्ट्री पार्टनर्स के द्वारा विकसित की गई है। रुद्रम 3 भारत की रुद्रम सीरीज की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, जिसे कि सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और डेड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम्स और हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को सटीकता से खत्म किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को मिसाइल की लॉन्चिंग के लिए विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया था, जिसमें कि फायर कंट्रोल सिस्टम, डेटा लिंक और स्ट्रक्चर रीइंफोर्समेंट शामिल है। ये मिसाइल दोस्तों भविष्य में भारतीय वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर डिफेंस न्यूट्रलाइजेशन क्षमता को नई ऊंचाई देगी, खासकर कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के एडवांस सैम और रडार सिस्टम्स के खिलाफ। वहीं दोस्तों, भारत अब CLWR-B2 जो कि एक 4th जनरेशन का न्यूक्लियर नेवल रिएक्टर है, उसे डेवलप कर रहा है, जिसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बराक के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और ये रिएक्टर भविष्य की S5 क्लास SSBN और 2 नई परमाणु शक्ति से चलने वाली SSN पनडुब्बियों को पावर देगा। यहाँ पर CLWR-B2 रिएक्टर जो है वो 190 मेगावाट थर्मल पावर जनरेट करेगा, जो मौजूदा CLWR-B1 रिएक्टर से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होगा, जो कि अरिहंत क्लास में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर CLWR-B2 के लिए किसी लैंडिंग टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका डिजाइन जो है वो CLWR-B1 पर बेस्ड है और पहले से ही सिमुलेशन में सफल रहा है। पंप जेट प्रपल्जन तकनीक का इस्तेमाल इन नई पनडुब्बियों में किया जाएगा और S5 क्लास की SSBN में 12 से 16 ICBM ले जाने की क्षमता होगी, जिससे कि भारत की न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो नई SSNs होंगी वो दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को निशाना बनाने, एवं निगरानी और स्कॉट मिशनों में प्रमुख भूमिका निभाएंगी। मतलब साफ है कि CLWR-B2 रिएक्टर के साथ भारत अब मॉडर्न अंडर वाटर वॉरफेयर के युग में प्रवेश कर चुका है। इसके अलावा दोस्तों, Zomato और Blinkit जैसी कंपनियों के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने अब लैट एरोस्पेस नाम से एक नई कंपनी की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी गैस टरबाइन इंजन डेवलप करना, और बाकायदा उन्होंने खुद $20 मिलियन इसमें इन्वेस्ट किए हैं और $50 मिलियन की शुरुआती फंडिंग भी जुटाई है। और कंपनी का बैंगलोर बेस्ड रिसर्च सेंटर आधुनिक तकनीकों से लैस है, जहां कंबशन, टर्बो मशीनरी, थर्मल सिस्टम और मटेरियल्स पर फोकस किया जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य है कि छोटे शहरों को जोड़ने वाली 24 सीटर स्टोल यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट को बनाना, जो कि भारत के 450 से 300 जो रिएक्टिव एयरस्ट्रिप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सके। गोयल जी का मानना है कि एक इंजीनियर फर्स्ट कल्चर पर वो इसे तैयार करेंगे, जिसमें कि कोई ब्यूरोक्रेसी हर्डल नहीं होगा, कोई मीटिंग्स का झंझट नहीं होगा, बस हाथों से बनाना है, टेस्ट करना है, तोड़ना है और फिर सुधारना है। ऐसे में उनका ये जो तरीका है वो SpaceX की तरह दिख रहा है, जिस तरीके से एलन मस्क ने काम किया है। अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो ये भारत की एरोस्पेस आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं हैदराबाद की वेम टेक्नोलॉजीज ने भारत में विकसित असीबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के 40 यानी कि 40 सफल प्रोटोटाइप के परीक्षण पूरे कर लिए हैं, और ये 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट प्रणाली वाली मैन पोर्टेबल मिसाइल है, जो कि आधुनिक टैंकों और ERA प्रोटेक्टेड आर्मर को भेजने में सक्षम है। असीबल की खासियत की अगर बात की जाए तो ये 750 से 850 mm तक की आर्मर को तबाह कर सकती है, वो भी टेंडम हीट वॉरहेड के साथ, 2.5 किलोमीटर रेंज और 0.6 मैक की स्पीड, और टॉप और डायरेक्ट अटैक मोड में यह आती है। और 18.5 किलोग्राम का ये पूरा सिस्टम है। इसमें IIR बेस्ड डुअल मोड गाइडेंस लगा है। हालांकि कंपनी यहां पर लंबी दूरी के वेरिएंट असीबल LR को डेवलप कर रही है, जो कि 700 mm तक की पैड के साथ और ज्यादा इफेक्टिव होगा। कंपनी ने अपने तेलंगाना प्लांट में हर साल 10,000 मिसाइल बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने अब अपनी एक नई रिपोर्ट में बताया है कि उन्होंने 100 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला NJ-100 गैस टरबाइन इंजन को सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया, और ये इंजन टैक्टिकल UAVs, लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस और कॉम्पैक्ट क्रूज मिसाइलों के लिए डिजाइन किया गया है। और इस गैस टरबाइन इंजन की कई विशेषताएं, जैसे कि यह 100 kgf थ्रस्ट वाला कॉम्पैक्ट और फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, कम लागत और तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है, और ये UAVs और मिसाइलों के लिए काफी उपयुक्त माना जा रहा है। इससे पहले NAL ने NJ-5 इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया था, जो कि NJ-100 की नींव को बनाता है। इसने उड़ान स्थितियों में जो सभी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया था। मतलब साफ है कि NJ-100 इंजन भारत को अपनी क्रूज मिसाइल और UAV प्रोग्राम में आत्मनिर्भर बनाएगा, खासकर कि तब जब भारत अभी रशिया और यूक्रेन से इंपोर्टेड इंजनों पर निर्भर है। इसके अलावा DRDO ने स्वदेशी गाइडेड बम किट्स के परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है, और इस परीक्षण के लिए 100 किलोग्राम वजनी 100 इनर्ट यानी कि निष्क्रिय बमों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है।
गाइडेंस बम किट्स का उद्देश्य होता है जो ट्रेडिशनल अनगाइडेड बमों को प्रिसीजन टारगेट वेपन्स में बदलना होता है, जिससे कम से कम साइड डैमेज के साथ ज्यादा असरदार हमले किए जा सके। और इन परीक्षणों में बम किट्स की सटीकता, विश्वसनीयता और प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन किया जाएगा। मतलब साफ है कि डीआरडीओ की ये जो पहल है वो मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे कि भारत की स्ट्राइक क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। वहीं दोस्तों, अवाड़ी की आर्मर व्हीकल निगम लिमिटेड ने इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2025 में अपना स्वदेशी लाइट बुलेट प्रूफ वाहन LBPV 4x4 पेश किया। और ये वाहन पूरी तरीके से व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में विकसित किया गया है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक मजबूत उदाहरण भी है। बैलिस्टिक सुरक्षा की बात की जाए तो इसकी स्टैंग लेवल 1 की सुरक्षा है और इवन ये 7.62 mm की गोलियां और ग्रेनेड धमाकों से भी इस पर कोई असर नहीं होता। इसका वजन 2.5 से 3 टन के बीच है। 4x4 मोबिलिटी है। इसका 4 सिलेंडर वाला इंजन है जो कि 163 हॉर्स पावर की ताकत देता है। 360 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है। इसमें 6 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 600 किलोग्राम तक का ये पेलोड ले जा सकता है। रन फ्लैट टायर सिस्टम लगा है, जिससे कि टायर पंचर होने पर भी गाड़ी चलती रहती है। इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी फुल लोड के साथ, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्रॉस कंट्री यानी कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर है, वो भी फुल लोड के साथ। इस वाहन का इस्तेमाल शहरी सुरक्षा, दंगों पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी अभियान और VIP सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। वहीं कलाम लैब ने देवाली स्थित आर्टिलरी हेडक्वार्टर में भारतीय सेना के सामने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक कामिकेजी ड्रोन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। और ये स्वदेशी ड्रोन 33,000 फीट की ऊंचाई से लॉन्च होकर 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर सटीक हमला करने में सक्षम है। यह अपने साथ 1 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जा सकता है। ये दुश्मनों के रडार, मोबाइल आर्टिलरी, कमांड पोस्ट जैसे लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। इवन कई ड्रोन एक साथ मिलकर हमला भी कर सकते हैं। मतलब दुश्मन के एयर डिफेंस को भी ये चकमा दे सकते हैं। वहीं भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि अगर भारत MRFA प्रोग्राम के तहत विदेशी फाइटर जेट का भारत में निर्माण करता है, ये सीधे इंपोर्ट यानी कि आयात की तुलना में लगभग 30% अधिक खर्चीला साबित हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत का तेजस मार्क 1, मार्क 2, AMCA, TEDBF और HLFT-42 जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रगति पर है। विदेशी फाइटर जेट के साथ अगर लोकल प्रोडक्शन से मिलने वाला अनुभव अब इतना जरूरी नहीं रह गया है, ये डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। इवन इन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इस वक्त 60 रफाल और 60 यानी कि 60 की संख्या में 5th जनरेशन के फाइटर जेट सीधे इंपोर्ट करने चाहिए। इससे लागत में बचत होगी और तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट को और ज्यादा ताकत मिलेगी। इवन उनका कहना है कि अब भारत को स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय महंगी विदेशी असेंबली ऑप्शंस के। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, इससे ऑब्वियस सी बात है भारत की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ये स्टेप भारत की अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता को भी उजागर करता है। यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के कई जो प्रमुख स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अमेरिकी इंजन और सिस्टम लगे हैं। जोरावर लाइट टैंक की बात की जाए तो उसमें अमेरिकी कुमिंस इंजन लगा है। P-17 और P-17A फ्रिगेट्स पर GLM 2500 गैस टर्बाइन इंजन लगे। इवन LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A GF404 इंजनों पर निर्भर है। तेजस मार्क 2 और AMCA की बात की जाए तो वो भी GE414 इंजन पर निर्भर रहेंगे। तो मतलब साफ है कि अगर भविष्य में फिर से कोई राजनीतिक संकट होता है या फिर सप्लाई चेन इश्यूज आते हैं, तो ऐसे में भारत के ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। इवन यहाँ पर कहना चाहेंगे कि स्वदेशीकरण का जो दावा है वो अभी अधूरा है, क्योंकि जब तक आपकी डिपेंडेंसी इंजन को लेकर विदेशियों के हाथ में है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि भारत अधिकतम अमेरिकी निर्भरता से बाहर निकलने की कोशिश करे और इंजन और क्रिटिकल सिस्टम का स्वदेशीकरण तेज करे। ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी ने इस स्ट्रैटेजिक कमजोरी को बिल्कुल उजागर कर दिया है। हालांकि आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी निब्बे डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इजरायली एल्बिट सिस्टम के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत इजराइल का पल्स MRL सिस्टम यानी कि प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम अब भारत में बनाया जाएगा। इसका नाम रखा गया है सूर्य। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सूर्य है क्या? सूर्य एक ऐसा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो मिसाइल और रॉकेट दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकता है। यानी कि एक ही गाड़ी से कभी 122 mm के रॉकेट तो कभी 300 mm की मिसाइल सब कुछ फायर किया जा सकता है। इसकी रेंज सीधा 300 किलोमीटर होगी, यानी कि पाकिस्तान के कई स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर भारत आसानी से अटैक कर सकता, और ये सब भारत की जद में होंगे। इवन यहाँ पर पिनाका MBRL इसे भी काफी इनहांस किया गया है। पिनाका MK1 की रेंज 37.5 किलोमीटर है। MK2 और ER वेरिएंट 60 से 90 किलोमीटर की रेंज के साथ आएंगे। लेकिन यहाँ पर पिनाका का एक सीमित कैलिबर सिस्टम है, सिर्फ 214 mm रॉकेट्स के लिए। इवन दोस्तों, ये सिस्टम
यूएवी, रडार और सैटेलाइट से जानकारी लेकर दुश्मन के ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक भी कर सकता है। हालांकि ये काफी स्ट्रैटेजिक समझौता माना जा सकता है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि इजरायली तकनीक भारत में बनेगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट के रास्ते खुलेंगे और ये पिनाका के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सूर्य पिनाका को रिप्लेस करेगा? तो इसका जवाब है नहीं। सूर्य रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक एडिशनल टूल होगा भारतीय सेना के पास। जहां पिनाका फास्ट रिएक्शन और एरिया सैचुरेशन के लिए बेस्ट है, तो वहीं सूर्य लंबी रेंज और टारगेटेड स्ट्राइक के लिए काफी उपयुक्त है। हालांकि भारतीय सेना की टेस्टिंग के बाद ही इसे अप्रूवल मिल सकता है, और अगर ये सफल रहा तो भारत एक्सपोर्ट हब बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पिनाका को आर्मीनिया ने खरीदा है। मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत बेंगलुरु की कंपनी ट्रिपल डिफेंस ने आर्मीनिया को मेड इन इंडिया स्नाइपर राइफल का एक्सपोर्ट किया है। हाल ही में पुलिस एक्सपो के दौरान कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने जो भी हथियार तैयार किए हैं वो सब स्वदेशी हथियार हैं, जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्शन देश में ही किया गया है। ट्रिपल डिफेंस दोस्तों देश की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने अपनी स्नाइपर राइफल को एक्सपोर्ट किया है। वहीं हिमगिरी, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी तीसरी स्टेल्थ फ्रिगेट है और इसे GRSC के द्वारा बनाया गया है, इसे आज ऑफिशियली भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ये युद्धपोत आधुनिक तकनीकों से लैस है और रडार से बच निकलने की क्षमता रखता है। इसका डिजाइन और निर्माण भारत में किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 यानी कि 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें से हिमगिरी GRSC के द्वारा बनी पहली है। इसके अलावा GRSC यानी कि गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए जर्मनी की प्रसिद्ध कंपनी रिंजेट्स GmbH के साथ एक MOU साइन किया। रिंजेट्स एक ग्लोबल लेवल की कंपनी है जो समुद्री जहाजों के गियर बॉक्स डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। यह समझौता दोनों कंपनियों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा। रिंजेट्स GmbH के हाई क्वालिटी मरीन प्रपल्सन गियर ट्रेन्स अब GRSC द्वारा बनाए जा रहे जहाजों में चुने गए इंजनों के साथ जोड़ा जाएगा, और ये MOU भारत की मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करेगा और देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को ग्लोबल लेवल पर ले भी जाएगा, और वहां पर भारत एक टफ कंपटीशन भी कर सकता है। AMC को लेकर दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसे कि NAL ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। इस रिपोर्ट में AMC एयरक्राफ्ट के कुछ हिस्सों पर बर्ड स्ट्राइक टेस्ट यानी कि पक्षी टकराव परीक्षण के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेशन तकनीकें जैसे कि 3D डिजिटल इमेज कोरिलेशन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही AMC के लिए बनाए गए फ्लैपरॉन टेस्ट बॉक्स ने सफलतापूर्वक डिजाइन क्वालिफिकेशन भी पास कर लिया। ये सब दिखाता है कि इस एरोस्पेस प्रोजेक्ट में कितनी गहराई से और व्यापक स्तर पर तकनीकी काम हो रहा है। फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।